आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। ये बात एक बच्चे बच्चे को पता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस खुद से लेने जाओगे तो बहुत सारी पॉलिसी वर्डिंग आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक पॉलिसी की वर्डिंग है, ये 50-60 पेजेस से भी ऊपर की पॉलिसी वर्डिंग है। एक नॉर्मल बंदे को ये समझ नहीं आ सकती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक एक्सपर्ट को लेके आया हूँ। उनसे हम सारी की सारी चीजें समझेंगे। देखो, अगर आप खुद से पॉलिसी लेने जाओगे, सामने वाला बंदा आपको पॉलिसी बेच देगा, फीचर्स बिल्कुल नहीं बताएगा, कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड होती हैं कुछ भी नहीं बताएगा। बट अगर आपको ये सारी की सारी पॉलिसी वर्डिंग पता होगी तो आपको आसानी होगी, आप खुद से एक डिसीजन ले पाओगे। तो मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा धीरज जी का। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच पुलकित जी। और जो आज का पर्पस है ना, वो है कि लोगों को पूरी क्लैरिटी देना। बिकॉज अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है लोगों का क्लेम रिजेक्शन। और क्लेम रिजेक्शन होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कम्युनिकेशन गैप, कि क्लाइंट को पता नहीं होता कि फ्यूचर में कि टर्म एंड कंडीशन की वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हुआ। मतलब कि पॉलिसी खरीदते समय वो सिर्फ फीचर और प्राइसिंग दो ही फैक्टर पे बात करता है, और बेचने वाला भी उसको यही चीज़ करता है। और दूसरा होता है अगेन कम्युनिकेशन गैप, और वो कम्युनिकेशन गैप होता है प्रपोजल फॉर्म फिल करते हुए क्लाइंट की साइड से टुवर्ड्स कंपनी। बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से देती है पॉलिसी वर्डिंग, जिसको कहते हैं टर्म एंड कंडीशन, और दूसरा जो कस्टमर है वो देता है अपनी राइट टू राइट नॉलेज इन प्रपोजल फॉर्म। बट कभी इसका गैप होता है तो कभी इसका गैप होता है, या कभी दोनों का ही गैप होता है, और मिसलीड करता है क्लाइंट और अल्टीमेटली क्लेम रिजेक्शन को फेस करता है। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके हर एक व्यूअर को कि इतनी क्लैरिटी हम लेकर आएंगे, आप पूछें और एक एक जेन्युइन चीज़, ताकि हम पूरी पॉलिसी वर्डिंग को डिकोड करके आपके व्यूअर्स को पूरी क्लैरिटी दें, ताकि फ्यूचर का कोई भी कस्टमर कभी भी क्लेम रिजेक्शन जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करे। देखो सर, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। Correct. लाइक कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मेरे को कॉपी करके कोई और बंदा नहीं ले सकता। बट हमारे समाज में ऐसे होता है कि मैंने कोई ले लिया, मेरा दोस्त बोलेगा कि भाई मेरे को ही बता कि तूने कौन सा लिया, मैं तेरे वाला ले लेता हूँ। भाई मेरे को मानो कोई डिसीज है तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, किसी को कोई और डिसीज है तो उसको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तभी एक प्रपोजल फॉर्म होता है। तो आपको सारी चीजें मेंशन करनी होती है। Yes. बट सर एक चीज बताओ, बहुत से क्लेम रिजेक्ट होते हैं तो वो किस कारण से होते हैं? लाइक कि लोग प्रपोजल फॉर्म ढंग से फिल नहीं करते, या फिर क्या चैलेंज रह जाता है? सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो होता है क्लैरिटी का, कि क्लाइंट हमेशा जब भी पॉलिसी बाय करता है तो वो सबसे बड़ी गलती करता है दो तरीके से। या तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके खुद से पॉलिसी बाय कर लेता है, या किसी ऑनलाइन ऐसे वेब एग्रीगेटर या डायरेक्ट बैंका से या किसी कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी बाय करता है। अब उसने देखा सिर्फ दो चीज़ों को, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि फीचर देखा और दूसरी तरफ प्राइस कितना बना, और इस पर डिसाइड करके पॉलिसी बाय कर लिया। अब जब वो कंपैरिजन किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता है तो कंपैरिजन हमेशा मैनिपुलेटिव होते हैं। जो चीज़ बेचनी होती है उसको हमेशा अच्छा दिखाया गया होता है। बट इंश्योरेंस एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस इज अ साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ड ऑफ साइंस, तो इट इज़ नॉट सिंपल, इट्स लोडेड विद लॉट ऑफ टर्म एंड कंडीशंस। और इतनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसकी क्लैरिटी ना होने की वजह से कस्टमर की एक एक्सपेक्टेशन एक्स होती है बट रियलिटी वाई होती है, और उसी वजह से मेजर क्लेम रिजेक्ट होते हैं। और प्रपोजल फॉर्म भी जो एक कारण है कि लोग नहीं फिल कर पाते सही तरीके से। जैसे आपने सही बात बोली कि हर एक क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने फ्रेंड ने ये लिया तो मुझे भी यही लेना है, एक राइट फिटमेंट कभी नहीं हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बहुत से प्रोस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, बहुत से डिफरेंट एंगल पे हमें जज करना पड़ता है। क्लाइंट, अब एक क्लाइंट है जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, दूसरा है उसी का फ्रेंड है बट उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है थोड़ी कम है, तो सभी को एक जैसी चीज़ कभी भी सूट नहीं करती। बट जो क्लेम रिजेक्शन है वो मेरा सबसे पेन पॉइंट है किसी के लिए भी। एंड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग 360 ऑल्सो, हमारा विजन है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ताकि लोग फ्यूचर में कभी भी क्लेम रिजेक्शन जैसी पेनफुल सिचुएशन में जाए ना। बिकॉज जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो क्लाइंट अपने बजट से महंगे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराता है, और वो ट्रीटमेंट में अगर उसको क्लेम रिजेक्शन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो कितना बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज उसके सामने आएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ भी हो। तो इसीलिए आई वांट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। आप टर्म एंड कंडीशन पे शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टिल एंड वी वुड लाइक टू कवर एवरीथिंग यू आस्क। मैं आपको बिल्कुल सिंपल उसको बताऊंगा, ताकि इसी वीडियो के अगले 40-50 मिनट में जो भी टाइम रहता है इसमें वो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ताकि आपके पास एक राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस हो अपने एडवाइजर से, अपने इंटरमीडिएटरी से पूछने का, ताकि आप कभी भी बेवकूफ़ ना बने।
है ना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आपको पता होना चाहिए। समटाइम क्या होता है, बहुत से लोग एलिजिबल ही नहीं होते मेडिकली, बट उनको कोई बेच जाता है पॉलिसी और फ्यूचर में पता चलता है क्लेम, ना वहाँ पे कंपनी गलत होती है और ना अल्टीमेटली बदनाम कौन होता है, कंपनी, और सफ़र होता है कस्टमर। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, तो वो सारा मोटिव है। तो आप शुरू करें। सर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक डाउट और था। Definitely. बहुत से लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, Correct. उनमें से कुछ लोग ना मतलब उनको डाउट होगा कि मेरे को अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मतलब राइट एज क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की? राइट एज बड़ी सिंपल है। देखो सिंपल क्या है, हर एक चीज़ एलिजिबिलिटी से जाती है ना। आपको फॉर एग्जांपल आईएएस बनना है, ठीक है, या आपको कोई भी चीज़ लाइफ में करनी है, तो एवरीथिंग गोज विद एलिजिबिलिटी। लेट अस अज्यूम यू बिलोंग्स टू अ जनरल कैटेगरी, है ना, तो आपकी आईएएस बनने की एज मैक्सिमम 32 ईयर्स है। बट अगर आपको लगे 35 ईयर्स की एज में कि यार मेरे अंदर अब वो एस्पिरेशन आया है, अब मुझे बनना ही है, तो आप नहीं बन सकते। चाहे आपके पास नॉलेज हो, हर एक चीज़ हो, और यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप उसका मेंस तक क्रैक कर लो, उसका इंटरव्यू क्रैक कर लो, बट राइट एज नहीं है, ठीक है। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस की सिंपल है मेडिकल एलिजिबिलिटी। अगर आप आज मेडिकली फिट हो तो आप एलिजिबल हो। गॉड फॉरबिड अगर अगले मोमेंट में कुछ होता है, कोई चीज़ नहीं डेवलप होती है, और आप बड़ा जान के हैरान होंगे, पिछले साल से हम अपनी बात करें तो ऑलमोस्ट 272 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी एज लेस देन 35 थी, उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं कर पाए बिकॉज उनको अर्ली एज पर डायबिटीज डिडक्ट हो गया, या उनको बीपी या कोलेस्ट्रॉल जैसी सिचुएशन आ गई। तो अर्ली एज पे अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है तो एज पर कंपनी वो ज़्यादा बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो नॉर्मल एज से पहले चीज़ें स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए आज आप मेडिकली फिट हो तो कल का इंतज़ार कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको आज ही वो बाय कर लेना है। ठीक है। अब मानो सर आपकी बात सुन के कोई बंदा एकदम मोटिवेटेड हो गया कि भाई मेरे को अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, अब वो चेक करेगा, तो सर ये बताओ कि कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए? भाई हर किसी का फाइनेंशियल अलग अलग होता है, लाइक किसी को 50 लाख का लेना है, किसी को 1 CR का लेना है, किसी को 2 CR का लेना है, तो उसको वेट करना चाहिए कि जब वो 2 CR के लिए एलिजिबल होगा, या मतलब उसका पॉकेट साइज उतना होगा तब ले, या फिर मतलब 15 लाख में काम चला ले? तो मतलब एक सम एश्योर्ड निकालने का क्या राइट तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो बोला, मेरी विश है कि ऐसा ही हो, हर एक इंसान मोटिवेट हो जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि एक क्रूशियल स्टेजेस में उनको सपोर्ट करेगा। आज पता नहीं चलता, इन चीज़ों की ज़रूरत बुरे समय में आती है। बट जो आपका पॉइंट है उसके लिए बड़ा सिंपल है, हमेशा एक एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करें। विदाउट कंसल्टेंसी आप सेल्फ जजमेंट नहीं ला सकते, ठीक है, बिकॉज एक कंसल्टेंट है जिसने 12, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है जिसके पास, उसने हज़ारों क्लेम्स को देखा है। मैं अगर अपनी बात करूँ, 16,000 क्लेम्स हम देख चुके हैं और सक्सेसफुली सेटल करा चुके हैं। तो आज जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है वो डिफरेंट है। वेयर एज अ पर्सन जो फर्स्ट टाइम खुद बाय कर रहा है, अगर खुद डिसाइड करता है, ये बिल्कुल वैसा होगा कि आपने यूट्यूब में एक वीडियो देखा सर्जरी कैसे होती है और सेल्फ ट्राई किया, तो इज इट पॉसिबल, क्या रिजल्ट मिलेंगे? अल्टीमेटली आप इन्फेक्शन और शायद लाइफ थ्रेटनिंग की जैसी सिचुएशन में आ जाओ। तो इंश्योरेंस भी वैसा ही है, कभी भी सेल्फ बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करें और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दें ताकि वो आपके लिए राइट फिटमेंट दें। बट राइट कैसे ढूंढना है कंसल्टेंसी, इसके लिए आपको 2 चीज़ों की जजमेंट मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। पहला, फर्स्ट आस्क कि क्या नहीं मिलेगा। अगर उसके पास वो सारे जवाब हैं और वो इंटरेस्टेड है आपको ये बताने में क्या नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा कि वो इंटरेस्टेड है आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री पूछने में और कंपनी को ब्लैक एंड वाइट में बताने में, तो ऐसे लोग आपके लिए बिल्कुल सही लोग हैं, है ना। और दूसरा कि वो क्या एक्सपीरियंस लगता है, क्या वो आज के लिए इंश्योरेंस दे रहा है या फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, बिकॉज ज़रूरत तो फ्यूचर में पड़ने वाली है, बट एलिजिबिलिटी आज है। तो हमेशा ये सारी चीज़ें मल्टीपल फैक्टर पे आती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग कम है तो आप बड़ा सम इंश्योर नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। किसी के प्राइस ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को परसों की बात है, एक क्लाइंट ने रीच आउट किया एंड मुझे इतना बुरा लगा, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी छोटा सा बनाया उस पर कि 25,000 रुपये 30,000 रुपये किसी की मंथली इनकम है ना, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनको आप SDFC को किसी ने चिपका दिया है बहुत अच्छे ऑनलाइन रिनॉल्ड प्लेटफॉर्म ने, जो कहता है हम अनबाइज की बात करते हैं, जेन्युइन कंसल्टेंसी की बात करते हैं। SDFC को जैसी महंगी कंपनी है ना, ये बिल्कुल सेम ऐसा है कि आपको किसी ने मर्सिडीज दे दी, बट बियर एंड टीयर तो आपको लॉन्ग टर्म पे पता चलेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की बात है। आपके माइंड में अगर गलती से ये डाउट है कि पोर्टेबिलिटी कल करा लूंगा, ये कर लूंगा, माय डियर, पोर्टेबिलिटी गाइडलाइंस बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। आज 80% कंपनियां पोर्टेबिलिटी को अवॉइड कर रही हैं
और एक बार मेडिकल हिस्ट्री बन गई तो आप फंस गए वहीं पे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, टू कंटिन्यू विद हाई प्रीमियम और अदरवाइज टू कम्प्लीटली शट डाउन योर पॉलिसी। तो बेटर है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम होते तो हम उनको एक राइट फिटमेंट देते विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मैं 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑलमोस्ट इससे भी कम प्रीमियम में उनको दिलाता। तो हर एक इंसान राइट होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सेल कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। बिकॉज सम पीपल, उनकी कुछ फेवरेट कंपनीज हैं 2-3, वही बेचने में इंटरेस्टेड है ना, और लिमिटेड ही कोड्स होते हैं। बट आप अगर एक्सपर्ट्स जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 12 कंपनी 15 कंपनी के लाइसेंस हैं, तो उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इसीलिए राइट फिटमेंट भी मिलता है, राइट बजट पे भी मिलता है। तो वो चीज़ आपको एक एक्सपर्ट ही आपको डिलीवर करा सकता है। सर जैसे आप मेरे सामने एक एक्सपर्ट बैठे हो, ठीक है, हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मैंने बात करी सम एश्योर्ड की, लाइक कोई पर्सन 1 लाख रुपीज मंथ कमा रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब उसकी फैमिली में उसके पीछे 4 डिपेंडेंट है, जैसे हर फैमिली के अंदर होता है, कि मम्मी पापा या फिर वाइफ हो गई या फिर कोई भाई बहन हो गया, कुछ भी लगा लो, सिबलिंग्स 4 से 5 बंदे ही होते हैं। तो कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो उसको कितना सम एश्योर्ड देखना चाहिए, लाइक कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या देखना चाहिए। लाइक कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में जैसे हॉस्पिटल हैं जो वो महंगे हैं, अगर मैं वहीं हरियाणा में चला जाऊँ तो वहाँ पे थोड़े कम है। तो किस बंदे को किस हिसाब से सम एश्योर्ड लेना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखो, बड़ा एक सिंपल फार्मूला देता हूँ आपको। आपकी 1,20,000 रुपये आपने कहा कि मंथली इनकम है फॉर एग्जांपल, तो साल का एक बजट बन गया आपका 14 लाख 15 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। एक और सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, लाख रुपए महीना तो 12 लाख रुपए हो गया, ठीक है। जो भी आपकी इनकम है 10% पैसा आपको मिनिमम आपको प्रोटेक्शन पे डालना है, मतलब कि प्योर इंश्योरेंस पे, ठीक है। 40% पैसा आपको इन्वेस्टमेंट पे डालना चाहिए, ताकि पैसे से पैसा ग्रो हो, कंपाउंड रिटर्न आपको जहाँ मिले, जहाँ पे इंश्योरेंस लिंक ना हो, प्योर इन्वेस्टमेंट हो। 10% पैसा आपके बैकअप के लिए, कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड बैकअप बन जाए, और 40 से पैसा मैनेज करना चाहिए। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करो लाइफ में, मैं कह रहा हूँ गलत चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दो, फालतू के खर्चों को माइनस कर दो, ठीक है, और अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अब वो जो 1,20,000 रुपये वहाँ से निकला आपके पास, ठीक है, वो आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट देता है, जहाँ पर आप अपने लिए 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और शायद 3 करोड़ तक का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और दूसरा, पेरेंट्स के लिए बेयर मिनिमम 25 से 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तरफ जाएं जो हम रीच कर। यस। देखो, बिकॉज आज के लिए नहीं आप ले रहे हो, आप ले रहे हो फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में कब जरूरत पड़नी है, और आज 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन है, ठीक है। आज अगर आप बात करें कोई भी ट्रीटमेंट, अगर मेजर ट्रीटमेंट, हम लोग क्या माइंड में रखते हैं जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, कि यार एक हार्ट अटैक है, बाईपास सर्जरी, स्टंटिंग, तो 3 लाख 5 लाख रुपए में हो जाती है। किडनी की बात है तो 7-8 लाख रुपए में हो जाती है, ठीक है। बट मेजर प्रॉब्लम हम भूल जाते हैं। सबसे पहला मेजर है मेजर एक्सीडेंट। मल्टीपल इंजरी कैन लीड टू 40 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ अप टू। और एक ही फैमिली एक साथ ड्राइव कर रही है गाड़ी में, मल्टीपल इंजरी सभी को हो जाती है, फिर सोचो कहाँ जाता है। दूसरा, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी नौबत आती है। अगर कैंसर हो जाए और बिगड़ जाए, रियकर हो जाए, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है। पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में 30-30 लाख रुपए तक बोन मैरो चला जाता है खर्चा, और प्राइवेट में 70-80 लाख रुपए तक जाता है। मतलब सर किसी का बजट अगर 50 लाख के सम एश्योर्ड का है एक बार सिंगल पे में, तो वो 1 करोड़ को हिट करे, ताकि चाहे ईएमआई बनवा ले अपनी, बट उसको ये कि मैक्स अपना एक अपर लिमिट ही हिट करे, लोअर पे ना जाए। यस, बट मैं हमेशा इनकरेज करूँगा राइट कंसल्टेंसी से बात करके आपको वो हेल्प आउट करेंगे, आप उनको पूरी चीज़ बताएंगे सिचुएशन। अगर उसका विजन ही 10 लाख, और अगर आपको ऐसे एडवाइजर मिलते हैं जो बोलता है कि टॉपअप साथ में ले लो, सस्ती पड़ेगी, तो सस्ता हमेशा महंगा पड़ता है, बिकॉज इनको नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ एक कॉस्टिंग के साथ आती है, राइट कॉस्ट के साथ राइट चीज़ मिलती है। तो कभी भी ऐसे शॉर्टकट नहीं लेने हैं, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो हम टर्म एंड कंडीशन में क्लियर करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा आपके व्यूअर्स को क्लैरिटी मिलेगी। तो सर अब पूरे के पूरे इसको देखते हैं, जो भी पॉलिसी वर्डिंग है इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, तो आप फटाफट आंसर करें। करेक्ट। तो सर सबसे पहले रूम रेंट क्या होता है? रूम रेंट का मतलब है कि जब आप हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, तो वहाँ पर आपको जो आप रूम ऑप्ट कर रहे हो, डिफरेंट कैटेगरी के आपको रूम मिलते हैं।
स्टार्टिंग होता है कि आप मल्टीपल शेयरिंग में, जिसको जनरल वार्ड बोलते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कम होती है। फिर आता है ट्विन शेयरिंग रूम, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 2 लोग होते हैं जो एक ही रूम को शेयर करते हैं विद ऑल दी फैसिलिटी। थोड़ी फैसिलिटी अपग्रेड हो जाती है, ये बिल्कुल होटल की तरह है। फिर आ गया सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रेंट, कि आप सिंगल रहोगे, आपको एक अटेंडेंट का वो मिलेगा, और उस तरीके से फिर डिलक्स, सुपर डिलक्स, इस तरीके से एलीट कैटेगरी, बहुत सी कैटेगरीज हैं। अब रूम रेंट जो एक्सपेंस है, यहाँ पे आपको ये चीज़ और मैं गाइड करता हूँ कि रूम रेंट का मतलब है इंक्लूड ऑफ एक्स्ट्रा। जितना महंगा आपका रूम रेंट होगा उतना ही प्रोपोर्शनली आपके चार्जेस बढ़ते हैं। डॉक्टर फीस, कंसल्टेशन, नर्सिंग चार्जेस एंड अदर लिंक्ड उसके चार्जेस होते हैं। इसको एक एग्जांपल तो समझा दो। मान लो कि आपने सिंगल स्टैंडर्ड रूम रेंट ऑप्ट किया, तो 10,000 रुपये का मान लो रूम रेंट है, और वर्सेस आपने जनरल कैटेगरी का रूम ले लिया जहाँ पे ट्विन शेयरिंग है, तो उसका रेंट 6,000 रुपये है, ठीक है। तो आपके 4,000 रुपये नहीं बिलिंग में कम हो रहे हैं, बल्कि जो प्रोपोर्शनल चार्जेस है, सेम डॉक्टर आपको सिंगल स्टैंडर्ड में भी आके ट्रीट कर रहा है और यहाँ पे भी आके टेक केयर कर रहा है, तो वहाँ पे उसके चार्जेस 2,000 रुपये पर विजिट है, यहाँ पे वो 1,000 रुपये है, तो प्रोपोर्शनल चार्जेस भी बढ़ रहा है वहाँ पे। नर्सिंग 24/, यहाँ भी मिलनी है, वहाँ भी मिलनी है, तो यहाँ पे वो 2 लोगों को यूज हो रही है, इसलिए कॉस्ट डिवाइड हो रही है, तो आपको यहाँ पे वो बेनिफिट मिलता है। तो हमेशा अपने समय छोड़ को भी सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो रूम रेंट एक फैसिलिटी है, ठीक है, जो खर्चों का पार्ट है। सर नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है? नेटवर्क हॉस्पिटल है जहाँ पर कंपनी कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे कंपनी का MOU साइंड है, और वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट में कंपनी के स्पेशल पैकेजेस भी होते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है कि वो ट्रीटमेंट थोड़ा और कम पैसों में हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी के हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर रिम्बर्समेंट होता है, जो कि नॉन नेटवर्क होते हैं, ठीक है। नॉन नेटवर्क वो हॉस्पिटल जहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट, एम्स, PGI और ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है। लाइक सर कोई बंदा बीमार हुआ, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है पड़ा, तो वो नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल में नहीं है, तो एक बार उस बंदे को खुद पैसे भरने पड़ेंगे, बाद में वो रियम्बर्स हो जाएंगे। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है, जरूरी नहीं है कि वहाँ कैशलेस मिले। हो सकता है कि आपको डाउटफुल क्लेम हो, कंपनी वहाँ पे कहे कि हम ये क्लेम नहीं दे रहे, मतलब कैशलेस डिनाई किया, क्लेम रिजेक्ट नहीं किया, अब आपको रिम्बर्समेंट पे बुला रही है। तो इसीलिए जब भी हम किसी को गाइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका रिम्बर्समेंट टैट बहुत अच्छा हो। सिर्फ अकेला कैशलेस देखना जरूरी नहीं है। ओके। हाँ सर, वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड होता है कि आपकी पॉलिसी आज से एकदम से एक्टिव नहीं है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगाया गया है। वो टेक्निकली इसलिए लगाया गया है कि कंपनी के साथ भी फ्रॉड ना हो, नहीं तो बीमार आदमी जब जरूरत पड़ेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके यूज करने की कोशिश करेगा। तो इसको एक वेटिंग पीरियड दिया गया है कि डे 1 जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू होगी उस दिन से एक्सीडेंट रिलेटेड सारी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगी, सब्जेक्ट टू वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन। 24 घंटे की बेयर मिनिमम कंडीशन होती है मैक्सिमम कंपनीज पे कि वहाँ पे एडमिट होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, लोग कई बार क्या करते हैं कि डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ और ज़रूरत नहीं थी, या खुद को भी लगाया और वहीं पे क्लेम रिजेक्शन एक होता है। तो वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे वाकई आपको हालात इतने खराब है, एडमिट होने की ज़रूरत है। तो डे 1 से एक्सीडेंट, चाहे वो रोड पे हो जाए या घर पे गिर जाए, कहीं पे भी एनिमल हिट कर गया है ना, किसी भी तरीके अनफॉर्चुन इवेंट हो जाता है, हम अभी बैठे हैं, मेरे पे कोई चीज़ गिर जाए, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सीडेंट, तो इट इज़ कवर्ड फ्रॉम डे 1। 30 दिन पहले कोई बीमारी कवर नहीं होती, 31वें दिन से एक्सीडेंट तो कवर ही है, प्लस न्यू डिजीज, नई बीमारियां कवर होनी शुरू हो जाती है। नई बीमारियों का मतलब ऐसी बीमारियां जो पैदा होने से लेकर पॉलिसी लेने तक कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब कि आपको पता नहीं था, किसका कोई इवेंट कभी आपके सामने नहीं आया, ना ही आपने उसके लिए कभी मेडिसिन ली, ना ही कोई टेस्ट किया, ना ही आपका डायग्नोज हुआ, ना ही आपने उसका कोई ट्रीटमेंट लिया। अगर आपने ये डिक्लेयर किया है सब कुछ जेन्युइन तरीके से, तो न्यू डिजीज 30 दिन बाद कवर होती है। ठीक है। अब आता है प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री। प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री जैसा मैंने पीछे भी बोला कि पैदा होने से लेकर अभी तक हर एक चीज आपको डिक्लेयर करनी है जेन्युइनली। अगर आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अगर क्लेम में जरूरत पड़े तो वो क्लेम मिले भी, तो डिक्लेयर सब कुछ करना है। ठीक है। अब आपने प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री डिक्लेयर करी तो उस पर वेटिंग पीरियड कंपनी लगाती है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन है वर्सेस वो प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बीमार आदमी है, तो वेटिंग पीरियड इसलिए लगाया है लॉजिकली, तो कंट्रीब्यूशन बैलेंस्ड रहे। अब जो 2 साल का वेटिंग पीरियड या 3 साल का वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंट पॉलिसीज में है, वो आपको सर्वाइव करना। तो अगर मान लो 2 साल का वेटिंग पीरियड है तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो 2 साल बाद कवर होती है। मान के चलते हैं कि बीपी किसी को है, ठीक है, और बीपी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है,
ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, इसको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किसकी वजह से, इसका रीज़न ऑफ कॉज क्या है। अगर उसका रीज़न ऑफ कॉज बीपी हुआ तो पहले 2 साल वो कवर नहीं होगा, तो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है। अब आता है 2 साल के कैरी फॉरवर्ड इलनेस। ऐसे वेटिंग पीरियड ऐसी इलनेस पे लगाए जाते हैं जो स्लो ग्रोइंग इलनेस है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल घुटने की रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सामने आती है। आपने हाल फिलहाल में एक कंपनी का देखा होगा कि जी उनकी माता को क्लेम नहीं मिला, हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया था। तो कि उनको क्लेम नहीं मिला, वो सालाना 50,000 रुपये प्रीमियम देते थे, घुटने की प्रॉब्लम। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी सिचुएशन है, गठिया जिसको हम कहते हैं, जो स्लो डेवलप होता है। धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द शुरू होती है, फिर उसमें गांठें आनी शुरू हो जाती है, और 8-10 साल 15 साल बाद, कुछ केसेस में 15, वैसे 8-10 साल में ऐसी नौबत आती है कि उनको रिप्लेसमेंट करानी है। तो वो कवर्ड नहीं होना था पहले 2 साल। बट अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री थी, आपने बताई, तो 2 या 3 साल बाद कवर होता। बट बहुत सी कंपनी शायद पॉलिसी नहीं देती, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए वेटिंग पीरियड लगाया, क्योंकि स्लो ग्रोइंग इलनेस है। जैसे हर्निया हो गया, आपका पाइल्स हो गया, किसी भी तरीके की ईएनटी प्रॉब्लम होगी, ईयर नोज थ्रोट टॉन्सल साइनस की प्रॉब्लम होगी, है ना। किसी भी तरीके की लेडीज़ की गायनिक प्रॉब्लम है, चाहे वो यूट्रस रिमूवल है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई भी पहले 2 साल कवर नहीं होती है। मेल्स की यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी है वो पहले 2 साल कवर नहीं होती। प्रोस्टेट जैसे हो गया, प्रोस्टेट कब होता है? जब एज बढ़ती है, तो वॉशरूम की दिक्कत आनी शुरू होती है, कि स्लो होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी स्लो ग्रोइंग इलनेस है, इसलिए हमेशा पॉलिसी वर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब सर किसी को कोई बीमारी है तो वो वेटिंग पीरियड, मान लो उसने 2 साल का कंपनी का वेटिंग पीरियड है, 3 साल का है, उसने वो पूरा कर लिया, उसके बाद से वो उसकी पॉलिसी में इंक्लूड हो जाएगा। बट सर सब्जेक्ट टू अगर उसने डिक्लेयर किया तो ओके। बट सर किन बंदों को फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता? मतलब बहुत देखो, आज फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बहुत अच्छी हो गई है, बजाय अगर आप 2 साल 3 साल पहले जाओ तो आज मिलती है। पहला उन लोगों को जो यंग एज पे जिनको डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल टाइप जैसे सिचुएशन या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, जो बहुत क्रॉनिक इलनेस के साथ आ रहे हैं, जिनकी करंट सिचुएशन या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। मिलेगा तो फिर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होगा। प्रीमियम की बात नहीं है, बात प्राइस की नहीं है, बात है सही तरीके से लेने की। बहुत से ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे ओवर प्रीमियम की बात नहीं है, बट बात है कि परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ मिल सकता है, कि वो परमानेंटली एक्सक्लूड हो गए। रिसेंटली हमने एक लेडी को 77 एज में इंश्योर्ड करा, वो शी वॉज बेसिकली फ्रॉम हिमाचल। उनको 2011 में ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 हुआ था, ठीक है। अब उनके घुटने रिप्लेस हुए थे 2018 में दोनों, ठीक है। करंटली बीपी और डायबिटीज़ है। मैमोग्राफी और जो पैट स्कैन होता है वो सारी रिपोर्ट्स लगाई कंपनी को। कंपनी ने उनको ऑफर कर दिया, एक कंपनी ने, मैक्सिमम कंपनी रिजेक्ट किया, बट वी वर एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, प्री अंडर राइटिंग कराते हैं, और फाइनली अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड हम उनको दे पाए, सब्जेक्ट टू परमानेंट एक्सक्लूजन ऑफ कैंसर वाला पार्ट, कि अगर कैंसर रियकर होता है तो वो कवर्ड नहीं होगा, बट अल्टीमेटली उनके पास बाकी सारी चीज़ों की कवरेज अवेलेबल है। अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप अपने जाके अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, तो सर की टीम वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगी। सर अभी आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था, वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो क्या होता है? वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही बहुत ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होते हैं। आपने हाल फिलहाल में बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे कि मैं फीवर के लिए एडमिट हो गया, 104 का फीवर था और मेरा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मैं 4 दिन से एडमिट हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। और लोगों के माइंडसेट में ही होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होती है हमेशा, कि एक्सपेक्टेशन ये सेट कर दिया बेचने वाले ने 24 घंटे एडमिट होना है, क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। अब वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन क्यों डाला गया है? ताकि हॉस्पिटल मिसयूज ना करें। अब वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि जहां मेडिकली हालत इतनी खराब है, जहां पे ओपीडी में वो चीज़ ट्रीट नहीं हो सकती, आपको एडमिट ही होना पड़ेगा, आपकी बॉडी जवाब दे रही है, आपको एडमिट होकर ही ट्रीटमेंट होना है, कुछ सर्जरी या कोई प्रोसीजर होना है ना, वो हालात आपकी हो चुके हैं। अब क्या होता है, जनरली आपने देखा है कि अभी यही सवाल राज्यसभा में भी एक संसद ने उठाया था कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर टारगेट्स होते हैं और ज़बरदस्ती पुश किया जाता है, फार्मा कंपनी के लोग डॉक्टर्स को फ़ौरन लेके जाते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने पेरिस की बात की, पेरिस घुमाने ले गए, है ना, इस तरीके के इवेंट होते हैं और एनकरेज किया जाता है फालतू के ट्रीटमेंट करने पे।
अब स्मार्टली बहुत से हॉस्पिटल को ये चीज़ पता है कि भैया ये क्लेम नहीं मिलना है, बट डिस्प्यूट किसके बीच में होना है? इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो अल्टीमेटली वो तो सेल क्लोज करके निकल गया आगे, है ना। तो इसीलिए आप सभी को ये चीज़ समझनी है कि वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन, जब हालात वाकई ऐसे हों कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो चीज़ ओपीडी में ठीक हो सकती है। आप याद करो, जब आज से 5-7 साल पहले पीछे जाएं तो हर गली मोहल्ले में एटलीस्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास क्लिनिक्स होते थे, बिल्कुल, है ना। अच्छा खासा फीवर भी कुछ मेडिसिन 2-4 दिन में ठीक हो जाता था। बट आज लोगों को माइंडसेट है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसका मिसयूज़ करने वाले पीछे डॉक्टर है, मिसलीड करता है और आप जाके एडमिट हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सो माय डियर, हेल्थ इंश्योरेंस आपके सबसे बुरे समय में काम आने वाली चीज़ है, इसको संभाल के रखें। जब जरूरत 50,000 से ऊपर वाले क्लेम की, जहाँ पे सच में ही हालत खराब है, उसके लिए संभालना ही है। सही बात है, छोटे मोटे के लिए ये नहीं है कि गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच पड़ा हाँ, और हम चले और चेंज करा लें। सो प्लीज़ ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट बढ़ते रहेंगे और फिर नेगेटिविटी होगी। बहुत से लोग बोलते हैं यार अब तो ये कंपनी बेकार है, वो जजमेंट दे देते हैं। आप ये नहीं समझते कि गलती आपसे खुद हुई है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन गलत या तो किसी ने सामने वाले ने सेट की है, प्लीज़ उसकी वजह से बाकी लोगों को मिसगाइड मत करें। कोई कंपनी गलत नहीं है, कोई कंपनी बहुत अच्छी भी नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट जेन्युइन क्लेम हर आदमी को मिलता है। सर जो भी है पॉलिसी वर्डिंग के अंदर यस, जो इस पेज पे लिख दिया गया तो वो कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पॉलिसी वर्डिंग इसीलिए क्या है ना कि आईआरडीए क्या है, आईआरडीए इसको बनाता है, आईआरडीए क्रॉस चेक करता है जब भी कोई क्लेम रिजेक्ट होता है। आपको इसीलिए एक पूरा राइट है, आप आईआरडीए में जा सकते हो, एम्बोसमेंट में जा सकते हो, ना। हर एक चीज़ की फैसिलिटी आज क्लाइंट को दी है। अगर वहाँ पे प्रूव होता है कि आपकी वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन थी बट कंपनी ने आपको गलत क्लेम रिजेक्ट किया है, तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। बट दूसरी तरफ अगर आप गलत क्लेम के लिए आज फाइल कर रहे हो, फिर फाइट करके मान लो ले भी लिया आपने, तो आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। ऐसे कस्टमर को फ्यूचर में कंपनीज अवॉइड करेंगे, बिकॉज आज अब आभा अकाउंट जैसे बना दिए हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म कंपनीज ने डेवलप किए हैं जहाँ पे हर चीज़ शेयर हो रही है। इवन तक कि आपने कहाँ पे डायग्नोस कराया, क्या टेस्ट आपके हुए थे, वो भी आज शेयर होते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ सब कुछ सच बताने में बेनिफिट है। और हेल्थ इंश्योरेंस को मैं फिर बोलना चाहूँगा, मेजर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए संभाल के रखें। भगवान ना करे ऐसी आपकी जीवन में ज़रूरत पड़े, बट आए तो आपको फिर टेंशन हो। सर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन से पहले मैं आपको समझाता हूँ हॉस्पिटलाइजेशन। अब हॉस्पिटलाइजेशन 2 तरीके से होती है। एक सिचुएशन है कि इमरजेंसी की है, कि सडन एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, है ना। और दूसरी सिचुएशन या हार्ट अटैक हो गया। और दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर अभी मेरे को स्टमक में पेन हुआ या कोई प्रॉब्लम फील हुई, है ना, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ओपीडी में चेक किया, फिर मेरा दवाइयाँ चली, टेस्ट चले, अब मेरा खर्चा आता रहा, है ना। अब 2 महीने 1.5 महीने बाद 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा नहीं यार ये तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होगी वो वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन होगी। तो अब वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन में जो क्लेम आपका बनता है वो कंपनी ने पे कर दिया। बट वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन से पहले उस बीमारी से रिलेटेड आपके 3 तरह के खर्चे हुए। डॉक्टर विजिट मतलब कंसल्टेशन चार्जेस, मेडिकल टेस्ट और मेडिसिन। इन तीनों का खर्चा जितना भी है वो पुराना, उसको कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो आप क्लेम कर सकते हो रिम्बर्समेंट के थ्रू। किसी कंपनी में वो 30 डेज, कुछ कंपनीज में 60 डेज और कुछ कंपनी में 90 डेज भी कवर्ड होता है। वैसे ही अब डिस्चार्ज होने के बाद आपका फिर खर्चा आया, यही 3 खर्चे आते हैं, तो ये भी खर्चे कवर्ड होते हैं, उनको कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनपुट मैं आपको देना चाहूँगा कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेयर मिनिमम आपकी पॉलिसी में 180 दिन होना चाहिए। क्यों? मेजर ट्रीटमेंट वाली सिचुएशन में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो इसीलिए आफ्टर केयर ट्रीटमेंट को ध्यान रखते हुए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। सर एक चीज़ ये बताओ, जैसे क्लेम लेने जाते हैं तो ऐसा कंपलसरी होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा? लाइक कुछ सर्जरी ऐसी भी होती है आज के टाइम में जो दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है और शाम को बंदा घर होता है, तो मतलब ऐसा कुछ है, फैक्ट है कि 24 घंटे आपको मतलब एडमिट होना ही पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, डे केयर प्रोसीजर इसको बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी लिस्टेड कुछ हैं 750 प्लस डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं
जहाँ पर आपको 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो कैटरेक्ट के ऑपरेट के लिए आपको 2 दिन 3 दिन एडमिट करते थे, स्टोन के लिए करते थे, है ना। तो ऐसे आज ट्रीटमेंट हैं जो कि मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से आपको 2 घंटे 3 घंटे में फ्री कर देते हैं, तो वो भी कवर होते हैं। वो अब कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग में आपने देखना है कि वहाँ नंबर ऑफ डे केयर प्रोसीजर लिस्टेड लिखा हुआ है कि 100 कवर कर रही हूँ, या ऑल डे केयर प्रोसीजर। जो ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर कर रहा है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सर उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं, लाइक किसी को चश्मा हटवाना हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, डेंटल हो गया, तो इनके लिए भी कुछ बने हुए हैं या फिर ये सब कुछ एक्सक्लूड रहता है? ये परमानेंट एक्सक्लूजन है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक। Okay. आप अपने खुद के कॉस्मेटिक चेंजेस चाहते हो, ठीक है। ये कोई डिजीज नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का सोली पर्पस है आपको बीमारी में कवर करना, ना कि आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। ओके। तो पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज ओनली प्रोटेक्शन। इवन वर्ल्ड वाइड भी डेंटल कॉस्मेटिक कहीं कवर नहीं होता, चाहे वो यूएसए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, कनाडा की हो, इंडिया अगर आप देखें तो और कंट्री के कंपैरिजन में बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर करता है जो नहीं करते। आप सर आपने वर्ल्ड वाइड नाम यूज़ किया है तो मेरे मन में एक डाउट आ गया, लाइक किसी ने इंश्योरेंस इंडिया में ले रखा है और वो बाहर जाता है तो वो वैलिड रहेगा या फिर उनको बाहर का ही लेना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं आपकी वो विद इन इंडिया कवर्ड होती है, ठीक है, बिकॉज आप यहीं के अकॉर्डिंग प्रीमियम बाय कर रहे हो। बट देयर आर फ्यू कंपनी, जैसे मेरी एक पॉलिसी है जो मेरी पर्सनल है, उसमें मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं प्लान सर्जरी के लिए अब्रॉड जा सकता हूँ और मेरा जितना बेसिक सम इंश्योर्ड है प्लस नो क्लेम बोनस है, वहाँ पर मेरे लिए फैसिलिटी है। मेडिकल वीज़ा इंक्लूड और वहाँ का ट्रीटमेंट वो सब कवर कंपनी करती है। और मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एक्स्ट्रा पे एड ऑन ले लूँ और थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके कि फ्यूचर में अगर मेरे को फॉरेन भी जाके ट्रीटमेंट कराना है तो ट्रीटमेंट तो मेरा कवर था उस पॉलिसी में इनबिल्ट। बट सेकंड ऑप्शन ये था कि वहाँ पर मेरे को डेली हॉस्पिटल कैश 60,000 रुपये दिन का मिलना शुरू हो जाए, जो मेरे लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, तो वो मैंने ले रखा है, ठीक है। इसको बोलते क्या सर? किसी को अगर इंक्लूड कराना हो तो इसको बोलेंगे क्या? सर इसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड कवरेज, Okay. ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड कवरेज 2 तरीके से आती है, एक आता है प्लान ट्रीटमेंट के लिए और दूसरा आता है आपके लिए इमरजेंसी के लिए, ठीक है। सो मैक्सिमम कंपनीज में मैंने जैसा बोला कि मैक्सिमम पॉलिसीज़ के अंदर सिर्फ विद इन इंडिया कवर होता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल पॉलिसीज़ कि जहाँ पर आपका अब्रॉड भी कवर होता है। अब जो अब्रॉड 2 सिचुएशन में आ रहा है, 2 तरीके से कवर्ड होता है। तो इमरजेंसी वाली कॉस्टिंग महंगी होती है बिकॉज वहाँ पर है कि आप जाओगे और वहाँ पे भी अगर आप अब्रॉड में हो वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे भी कवरेज आपको मिलेगा। और दूसरा है कि प्लान सर्जरी, मतलब कि आप इंडिया में कोई चीज़ डायग्नोज हुई तो ये कंडीशन पहली है और फिर फ्यूचर में जाके अगर आप वहाँ पे मेडिकल वीज़ा पे जाके ट्रीटमेंट कराते हो तो आप कवर्ड होंगे, तो इसको प्लान ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो दोनों वाली पॉलिसीज़ हैं ये भी ऑप्शन से अवेलेबल हैं, कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था नो क्लेम बोनस, मतलब कि एनसीबी, तो इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या होता है? नो क्लेम बोनस का मतलब एक लॉयल्टी बेनिफिट है कि जैसा आपने गाड़ियों में देखा कि अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है कुछ %, ठीक है। बट वेयर एज हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, 14% मेडिकल इन्फ्लेशन भी है, तो कंपनी ने बजाय प्रीमियम कम करने की एक स्मार्टली अच्छी चीज़ जो करी है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब ये लाइफ लॉन्ग है या नहीं है आई कैन नॉट गारंटी, इट्स अ पार्ट ऑफ फीचर। बट नो क्लेम बोनस ये है कि आप अगर कोई क्लेम नहीं करते तो जो आपका सम इंश्योर्ड है वो बढ़ता रहेगा। कुछ कंपनी में 10% के हिसाब से बढ़ता है एवरी ईयर, कुछ में 25% के हिसाब से बढ़ता है, किसी में 50% के हिसाब से बढ़ता है। तो आपका फॉर एग्जांपल की पॉलिसी में कवरेज है 50% नो क्लेम बोनस बढ़ेगा। इस साल 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड था आपका, भगवान करे सब हेल्दी रहा तो अगले साल वो 1.5 करोड़ हो जाएगा। अगले साल फिर नो क्लेम हो तो 2 करोड़ हो जाएगा मैक्सिमम। अब अगर आपने फ्यूचर में जाके क्लेम लिया तो पहला जो बड़ा था वो कम हो जाएगा, 50 लाख कम हो जाएगा, तो अगले साल के लिए 1.5 करोड़ अवेलेबल है। अगले साल फिर नो क्लेम है तो फिर बढ़ जाएगा, अगर क्लेम है तो 50 लाख फिर ड्रॉप हो जाएगा तो 1 करोड़ पे आ जाएगा। मतलब छोटे छोटे फिर इंश्योरेंस, मतलब छोटी छोटी बीमारियों के लिए मतलब अपना अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि इसको हमेशा बड़े ट्रीटमेंट के लिए रखें, संभाल के रखें। सर आज की डेट में मतलब बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जो आयुर्वेद से ठीक होती है, करेक्ट, जिसको हम आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं, करेक्ट, तो वो आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है? डेफिनेटली। जैसे आपने वर्ड यूज किया आयुष, आयुष का मतलब हुआ है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। बट अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है लोगों को लगा कि मुझे ये थेरेपी कराने के लिए जाना है ना, अब वो सेल्फ के लिए जाना चाह रहा है, अपनी डिटॉक्स करवाना है ना, प्योरिफिकेशंस करानी है,
तो वो चीज़ें कवर्ड नहीं होती। अगेन मैंने कहा वैलिड है ना, वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन अनटिल अनलेस वो आपको रिकमेंडेड हो, आपकी कोई हिस्ट्री चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको कवर्ड होगी सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। इसीलिए हमेशा टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी है। दूसरी चीज़, आयुर्वेदा के अंदर भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए। अगर प्रोसीजर ही नहीं हो रहा तो हेल्थ इंश्योरेंस ओपीडी बन गया वो, तो ओपीडी जनरली एक्सक्लूड होता है पूरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में, चाहे वो फिर आपके आयुष ट्रीटमेंट की बात हो या आपके नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो। सर इसके अंदर एक टर्म यहाँ पर है कॉन्जेनिटल एनोमली, तो ये क्या होती है? कॉन्जेनिटल एनोमली का मतलब क्या होता है? जमांदड़ू बीमारियां, बाय बर्थ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बोला, इसके पीछे मैं आपको क्लैरिटी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। 2014 में मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, मतलब उससे पहले भी मेरा इंश्योरेंस करियर रहा है, बट हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ आफ्टर पासिंग माई MBA, बट ड्यूरिंग MBA भी मेरी इंटर्नशिप ICSE पोटेंशियल में रही। तो जो इंटरनल कॉन्टिनेंटल है ना, बिकॉज मैं एक विज़न के साथ आया कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। जब मैंने सर्वेज किए तो मैंने आइडेंटिफाई किया बहुत से लोगों को क्लेम रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बट बहुत से लोगों को क्लेम मिलता भी है। तो अल्टीमेटली मैंने सोर्स ढूंढे कि क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। ठीक है। तो 2 रीज़न मैंने आपको शुरू में बताया। तो मैंने टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना शुरू किया। तो अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था कि इंटरनल कॉन्टिनेंटल डिजीज़ ये कवर्ड ही नहीं होती थी। ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल एनोमली जो है 2 तरह से होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब है कि अंदर ऑर्गन कोई डिफेक्ट है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, जैसे कि सिंगल किडनी है, या एक किडनी बड़ी है एक छोटी है, या दोनों किडनी एक तरफ है, या हार्ट एनलार्ज है, या दिल में छेद है, ठीक है, या आइज के रेटिना पूरी तरह डेवलप नहीं है। ऐसे ही 148 तरह के ऑर्गन डिफेक्ट इंटरनली होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, कि हाथ जुड़े हुए हैं पैदा होते हैं, 6 फिंगर हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, इस तरीके की इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफेक्ट। तो एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल एनोमली कभी भी कवर्ड नहीं होता, ये परमानेंट एक्सक्लूजन पे। बट बात आई इंटरनल की, तो ये पहले कवर्ड ही नहीं होता, ये भी परमानेंट एक्सक्लूजन पे था। और आप जान के हैरान होंगे, सिर्फ 2 कंपनियां इसको कवर्ड करती थी उस समय पे, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये 2 साल के वेटिंग पीरियड पे आता था इन 2 कंपनी के। तो हम कभी कंपटीशन आता था, मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में जॉब करता था उस समय, तो कंपटीशन आता था, हमारे फीचर अच्छे नहीं होते थे, बट हम टर्म एंड कंडीशन में बहुत पॉजिटिव थे। तो हम ये दिखाते थे, ये एजुकेट करते थे, करते 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 अच्छी चीज़ें क्या हुई, हमारे एडवाइजर्स ने कंपटीशन क्रिएट किया, मैनेजर्स ने किया, और ये जब कंपटीशन को चैलेंज आना शुरू हुआ तो अपोलो म्यूनिक वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने फिर वेटिंग पीरियड में इसको डाला और परमानेंट एक्सक्लूजन से हटाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है बोलते हुए कि आज ये जो चेंज आया है 2016 में, कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स थे, वो थॉट प्रोसेस जब उसमें गया तो चेंज आ पाया। तो इंटरनल कॉन्टिनेंटल 2 साल बाद कवर हो जाता है आज। ठीक है सर, इसके अंदर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो है, इसका मतलब है कि घर पे बैठ के इलाज कराना, ठीक है। ये 2 सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन बेस्ड टर्म एंड कंडीशन है। 2 ही कंडीशन में आप इस फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि पेशेंट के हालात इतने बुरे हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही नहीं किया जा सकता, तो सारा ट्रीटमेंट जो है घर पे हो रहा है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है तो वहाँ बेड अवेलेबल नहीं है। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर है कि मिनिमम 3 दिन से ऊपर की हॉस्पिटलाइजेशन की हालात हो, मतलब अगर सिर्फ 3 दिन के अंदर वो हो रहा है ट्रीटमेंट तो कवर नहीं होगा, 3 दिन से ऊपर की सिचुएशन है तो कवर होगा। अब इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ी? कोविड जैसे सिचुएशंस में, सो वहाँ पे ये फैसिलिटी काम आने वाली। ये मतलब फिर अभी बनाई गई है या पहले से? हाँ, कुछ ही टाइम पहले बनी गई है, कुछ ही समय पहले आया है। सर इसमें ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड है कि मतलब कि आपकी पॉलिसी है, अब टेक्निकली जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 365 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बट आज फैसिलिटी आई है कि 3 साल के लिए भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। क्यों? कुछ कंपनीज में 5 साल के लिए ले सकते हो। जिस दिन 365 दिन आपके, अगर 1 साल की पॉलिसी है, 365 दिन पूरे हो गए तो रात को 12 बजे, पूरे 12 बजे वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आज 20 मार्च है और आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो अगली 2027 में 19 मार्च को रात को 12 बजे वो पॉलिसी एक्सपायर हो जानी है। ठीक है। अब आगे जाके आपने पॉलिसी 5 दिन कंटिन्यू नहीं की, आप भूल गए, है ना, तो उसको कहते हैं ग्रेस पीरियड। तो कंपनी एक फैसिलिटी देती है कि 30 दिन तक अगर किसी कारणवश आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है या आप भूल गए हो, तो इन विद इन 30 दिन अगर आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर लेते हो तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन बिटवीन अगर कोई क्लेम आया होगा वो आपको डिक्लेयर करना है, वो क्लेम आपका पेबल नहीं होगा। ओके, ठीक है
सर मैटरनिटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो मैटरनिटी क्या है कि जनरली हॉस्पिटलाइजेशन होती है, खासकर ये फैसिलिटी यंग में है, जहाँ पर आप फैमिली कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अब बच्चा हो रहा है डिलीवर, तो डिलीवरी चार्जेस जो हैं, अब डिलीवरी दो तरह की चार्जेस आते हैं, एक आता है नॉर्मल डिलीवरी, एक आता है सी सेक्शन डिलीवरी। तो वो जो चार्जेस हैं मैटरनिटी के, पैकेज कंपनी आपको बता देती है, उसमें वेटिंग पीरियड होता है इस फैसिलिटी का, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। तो जनरली आपको चेक करना है कि आपके लिए वो फैसिलिटी है क्या, उसमें अंदर कोई टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है, उसके साथ एक्सटेंडेड कवरेज जैसे मिल रहा है या नहीं। तो जितना भी एक्सपेंस है वो मिलता है, सब्जेक्ट टू कि आपकी लिमिट क्या है। कुछ कंपनीज में 25,000, 50,000, किसी में 75,000, किसी में 1 लाख रुपए, ठीक है, वो कवर्ड होता है। सर ये तो आपने डिलीवरी का बता दिया, लाइक अब एक नया बच्चा भी पैदा हो रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब उस बच्चे को भी कुछ हो सकता है, मानो अगर वो ठीक भी हुआ तो वो भी डे 1 से प्रोटेक्ट होगा, मतलब उस पॉलिसी के अंदर ये कैसे रहता है? मतलब इसको कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी चैलेंज, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को भुगता हुआ है। 2024 में मैंने आई ब्लेस्ड विद माई सेकेंड बेबी गर्ल, तो अनफॉर्चुनेटली प्री मैच्योर हुआ, 16 दिन वेंटी पे रही, 14,28,000 रुपये मैंने अपनी पॉकेट से पे किया। और मैं जानता हूँ वो सिचुएशन कैसी होती है। ऑल दो मेरा 3 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस था, मैंने भी ये गलती करी कि ग्रुप मेडिक्लेम हमारा होता था जब हम एम्प्लॉय थे, तो मैटरनिटी वाले एंगल को हम एक्सक्लूड करते हैं कि उसमें कवर होगा, जबकि मैंने अच्छा कवरेज लेने के लिए वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ किया था। बट सडनली मैंने अपना जॉब छोड़ा, अपना काम शुरू करने का फैसला लिया, और 1.5-2 महीने बाद ऐसा चैलेंज मेरे सामने आया। सो न्यूबॉर्न बेबी चैलेंज अब 2 तरह के, यहाँ पे क्लैरिटी लेकर आना चाहूँगा। अब थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पुलकित ये चीज़ पूछी है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों को हेल्प करने वाली है। जो चीज़ मैंने फेस करी, मैं नहीं चाहता कभी कोई और फेस करे। सो न्यूबॉर्न फैसिलिटी 2 तरह की मिलती है। एक होता है कि 90 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, कि मैक्सिमम पॉलिसीज़ के अंदर आपको मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी कवरेज है सर, है ना। बट सब्जेक्ट कि जब आपका बच्चा 90 दिन का होगा तो उसको आप पॉलिसी में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करा सकते हो, और कुछ पॉइंट ऑफ सम इंश्योर्ड, आपका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उसको 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिल जाता है, ठीक है। फिर वेटिंग पीरियड उसके शुरू होंगे, पहले 1 दिन से एक्सीडेंट, 30 दिन बाद न्यू डिजीज, ऐसे वेटिंग पीरियड उस पर भी आने, और नेक्स्ट ईयर प्रीमियम चार्ज होगा, बिकॉज नाउ इट्स अ फैमिली टोटल। बट मैं अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊं जो आपने पूछा, कि जहाँ पर बच्चा अगर पैदा होता है और डे 1 से, फर्स्ट मोमेंट से ही अप टू 25 लाख तक कवर हो जाए, तो ऐसे भी सोल्यूशन अवेलेबल है। इवन अगर उसको इंटरनल कॉन्जेनिटल जैसी प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई होती है तो 1 करोड़ रुपए तक कवर कर सकते हैं। तो ऐसे भी सोल्यूशन है। तो उस न्यू बॉर्न बेबी चैलेंज को कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैटरनिटी में जब भी कोई प्लानिंग कर रहा है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप न्यू बॉर्न बेबी चैलेंज को सबसे पहले देखें। मैटरनिटी 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, बट ये वाला चैलेंज 30 लाख, 40 लाख रुपए तक जा सकता है। मतलब बहुत सारे एंगल हो जाते हैं, तो आपको Yes. एक राइट एडवाइजर कंसल्ट करना ही Yes. सर इसके अंदर एक टर्म और आती है मेडिकल नेसेसरी ट्रीटमेंट, तो ये क्या चीज़ होती है? जैसा कि मैंने आपको वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन बोला ना, ये बिल्कुल वही है, मेडिकली नेसेसरी है, जहाँ पर आपको एडमिशन की ज़रूरत है। वाकई आपकी बॉडी के हालात इतने पुअर हो चुके हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ना कि रेस्ट के लिए आप चले गए। जैसे मैंने आपको कहा एक इंसिडेंट में कल ही देख रहा था इंस्टाग्राम पे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम कंपनी फ्रॉम दिल्ली, कि जिस कंपनी का तो हेल्थ इंश्योरेंस मत लो, 104 मेरे को फीवर था। अब मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ निकल नहीं रहा है, बाकी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना, सिर्फ फीवर है और आपको हल्की सी वीकनेस लगी, तो वो तो जनरली होता है, वो ओपीडी में भी ठीक हो जाता। बट माइंड सेट में ये है कि मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने 3 साल का प्रीमियम पे किया हुआ है, तो मैं जाके एडमिट हो जाता हूँ। तो माय डियर, ऐसे चीज़ों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बना है, या आप मिसगाइडेड हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस बुरे समय में काम आना है। इसलिए वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन, ये नहीं कि सिर्फ शौक पूरा करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, अल्टीमेटली आप सफ़र करेंगे, फिर वो 50,000, लाख रुपए आपकी जेब में एक बर्डन बन जाएगा। सर बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, मानो कि हॉस्पिटल में बिल बन गया 5 लाख रुपए का, तो सबको ऐसे लगता है कि 5 के 5 लाख मेरे को क्लेम में मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है या फिर कुछ ना कुछ पार्ट डिडक्ट होता है, लाइक कुछ इंजेक्शन लगा, कुछ मतलब कॉटन लगी, कुछ भी मतलब कुछ चीजें होती हैं जो इंक्लूड ही नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। बट सभी को ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल का बिल बन गया 5 लाख रुपए, मेरा इंश्योरेंस है तो मेरे को 5 के 5 वापस मिल जाएंगे। तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सो इसको कहते हैं नॉन पेबल आइटम्स, है ना, जैसे कंज्यूमेबल चार्जेस हो गया, हैंड ग्लव, सिरिंज, कॉटन बैग, जैसा आपने बोला है ना। सो ऐसी एक लिस्टेड आइटम्स होती हैं, क्योंकि इन पे कोई रोक नहीं है, आपको पता नहीं है कि कितना ये ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। सो समवेयर हॉस्पिटल इसको मिसयूज़ करता है इसकी बिलिंग में। बट आज कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप इनको भी कवर करा सकते हो। कुछ पॉलिसीज़ में
इनलिंक्ड होती है, मतलब कि इनबिल्ट मिलती हैं आपको, और कुछ में आपको एड ऑन लेना पड़ता है। बट जब भी आप ले रहे हो तो एक क्रॉस चेक ज़रूर चेक करें कि सिर्फ एक एनेक्स्चर 1 कवर है या एनेक्स्चर 2, 3, 4 कवर है। अगर चारों एनेक्स्चर कवर हैं तो आप एक चीज़ को मान सकते हो कि हाँ, ऑलमोस्ट 98% क्लेम आपका कवर्ड हो गया। सर एनेक्स्चर 1, 2, 3, 4 में होता क्या है? एनेक्स्चर 1 में लिस्ट की होती हैं वो आइटम्स। एनेक्स्चर 1 में 64 आइटम लिस्टेड है, एनेक्स्चर 2 में 40 के आसपास है, फिर 48 है, ऐसे करके 200-250 लिस्ट हैं। ठीक है। अगर आपने सिर्फ 64 ही लिस्ट कवर कराई तो मान लो आपके 7-8% आपकी डिडक्शन होनी ही होनी है। Okay. अब डिडक्शन होने का एक और कारण भी है, वो है रूम रेंट की लिमिट। अगर आपकी रूम रेंट लिमिट है, ठीक है, आपने सिंगल स्टैंडर्ड आपका रूम रेंट है और गलती से आपने ऑप्ट कर लिया डिलक्स रूम कैटेगरी, ठीक है, अब आपका सिंगल स्टैंड रूम रेंट का जो चार्जेस है वो 10,000 है और डिलक्स के हैं 20,000 रुपये। सो जो गैप है सिर्फ वही नहीं कटना, प्रोपोर्शनल चार्जेस, डॉक्टर फीस न, तो वो भी एक बहुत बड़ी डिडक्शन को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए राइट रूम रेंट लेना और राइट कवरेज लेना, क्योंकि वो होता है ना, बहुत से लोग सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और सस्ती बहुत महंगी पड़ती है हॉस्पिटल में। तो हमेशा कुछ एंगल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक टर्म और भी होती है कोपे करके, तो वो क्या चीज़ होती है? कोपेमेंट मतलब होता है कि एंट्री एज पे, कि अगर कोई इंसान लेटर स्टेजेस पे पॉलिसी ले रहा है, 60 के बाद पॉलिसी ले रहा है, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसकी जो बिलिंग होती है, जो एक्सेप्टेड बिलिंग होती है, एक है कि आपका खर्चा है 10 लाख रुपए, नॉन पेबल आइटम की वजह से 9.5 लाख रुपए वैलिड बना, तो 9.5 लाख पे आपकी कोपेमेंट क्लॉज अगर 10% है तो 95,000 और आपको पे करना होगा, 20% है तो 20% आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए कोपेमेंट आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में एंट्री एज पे कोई ना हो। ये बट फर्स्ट टाइम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि अगर मेरी आज एज 50 है, जब मेरी 61 होगी तो क्या मेरे पे कोपेमेंट लगेगा? नहीं माय डियर, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम 61 पे पॉलिसी बाय कर रहे हैं। बट आज फॉर्चुनेटली चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, बहुत से ऐसे ऑफर हमारे पास हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर कोपेमेंट आपको नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं। सर आपने बात करी थी पोर्टेबिलिटी के बीच में, तो अब ये क्या चीज़ होती है? सो पोर्टेबिलिटी एक फैसिलिटी है, ठीक है, मतलब कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं हो, आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में जाना चाह रहे हो, है ना, आपको लग रहा है ज़्यादा बेटर है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस 5 साल 10 साल से चल रहा है, किसी PSU में चल रहा है ना, या किसी हेल्थ इंश्योरेंस में चल रहा है जो एक्सपेंसिव ज़्यादा है, या ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पे मेरा डिक्लेयर नहीं है, मैं ज़्यादा बेटर ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो वो एक फैसिलिटी है कि विद ऑल कंटिन्यूटी बेनिफिट जितने आपके वेटिंग पीरियड हो चुके हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब पूरी की पूरी पॉलिसी वर्डिंग एकदम बिल्कुल क्लियर कर दी। बाकी थैंक यू सो मच। मैं आप ऑडियंस को बताना चाहूँगा सर का भी चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चैनल को जाके विजिट जरूर करना। बाकी इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो नीचे एक लिंक और है, उस पर भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मींस फोकस पाथ।